Hello everyone. Today we are going to study our fifth chapter of class 6 geography. Our chapter name is Major Domains of Earth. In this chapter we will discuss about lithosphere, hydrosphere and atmosphere. ये तीनों ही अर्थ के मेजर डोमेन्स हैं। अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि लिथोस्फीयर के पार्ट को रेड कलर से शो किया गया है, एटमॉस्फेयर के पार्ट को ग्रीन कलर से शो किया गया है और हाइड्रोस्फीयर के पार्ट को ब्लू कलर से शो किया गया है। जहाँ पे तीनों इंटरेक्ट करते हैं उस एरिया को बायोस्फीयर का नाम दिया गया है, जैसा कि आप डायग्राम में इजीली देख सकते हैं। लेट्स डिस्कस विद आवर फर्स्ट टॉपिक लिथोस्फीयर। सबसे पहले लिथोस्फीयर को स्टडी करेंगे। लिथोस्फीयर को लैंड का डोमेन भी बोला गया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डोमेन ऑफ लैंड। डोमेन मीन्स होता है एरिया, मतलब जितना भी लैंड का एरिया है, ज़मीन का जो भी एरिया है उस सबको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो कि अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस में मौजूद जो भी हार्ड रॉक्स हैं और जो भी सॉइल्स हैं उनसे बना हुआ एरिया लिथोस्फीयर बोला गया है। लिथोस्फीयर को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है या फिर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसका जो कैटेगराइजेशन है या फिर डिवीज़न है उसको हम कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। सेकंड इसको ओशन बेसिन का नाम दिया गया। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट जो भी हमारा ज़मीन का एरिया है, जो भी हम देखते हैं, लैंड सरफेस हमको जो भी दिखाई देता है अर्थ के ऊपर और जिस पे हम रहते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, घर होते हैं, वो पूरा एरिया कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। ओशन बेसिन जो हम वाटर बॉडीज़ देखते हैं, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ जो जैसे सी हो गया, हमारा ओशन हो गया, उसके नीचे उसके सी वाटर के अंडर में जो भी लैंड का एरिया होता है उसको हम ओशन बेसिन के नाम से जानते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा ब्रीफ यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो हमारी अर्थ के सरफेस के एरिया को 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है, जो इस तरह से हैं: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इसको आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जिसमें येलो कलर का जो लाइट येलो है वो एशिया है, जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद हम यूरोप देख सकते हैं एशिया के बगल में। यूरोप के ही साउथ साइड में आप ग्रीन कलर में अफ्रीका देख सकते हैं। उसके बाद ये वेस्ट के एरिया में, नॉर्थ वेस्ट एरिया में नॉर्थ अमेरिका देख सकते हैं और साउथ वेस्ट के एरिया में आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देख सकते हैं। और इधर अगर आप ईस्टर्न पार्ट में चले जाएं तो आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा और उसके बाद डीप साउथ में आपको एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट दिख जाएगा। लेट्स डिस्कस ब्रीफली अबाउट ऑल दीज कॉन्टिनेंट्स वन बाय वन। अब एक एक करके हम इन सारे कॉन्टिनेंट्स को थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। एशिया हमारी अर्थ में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और एशिया के अंदर ही इंडिया भी आता है, यानी कि हमारी कंट्री इंडिया एशिया का ही पार्ट है। दिस कॉन्टिनेंट कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कॉन्टिनेंट हमारी अर्थ के 1/3 हिस्से को कवर करता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इसीलिए इसको सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट या लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट का नाम भी दिया गया है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड होकर गुजरता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। और वेस्ट के एरिया में आप डायग्राम में देख सकते हैं एशिया से यूरोप जुड़ा हुआ है। अब एशिया और यूरोप के पार्ट को डिवाइड करने का काम एक माउंटेन रेंज करती है। उस माउंटेन का नाम है यूराल। यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप का बॉर्डर है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। एशिया और यूरोप के कंबाइंड लैंड मास को अगर हम एक साथ इनको बोलना चाहेंगे तो उसको हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, यूरोप। यूरोप को आप मैप में भी देख सकते हैं। ये एशिया से बहुत छोटा होता है। ये कॉन्टिनेंट एशिया के वेस्ट में लाई करता है। द आर्कटिक सर्कल पासेज थ्रू इट। अब आर्कटिक सर्कल जो है यूरोप कॉन्टिनेंट से होकर के जाता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। ये 3 साइड्स आप मैप में भी देख सकते हैं। एक साइड आर्कटिक ओशन है, एक साइड मेडिटेरेनियन सी है और एक साइड एटलांटिक ओशन है। तो 3 साइड से ये वाटर बॉडीज से कवर रहता है। दैट इज़ अवर यूरोप। ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है। लेट्स डिस्कस आवर थर्ड कॉन्टिनेंट, अफ्रीका। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर जाते हैं। इक्वेटर इसके बिल्कुल मिडिल से होकर जाता है, इसलिए ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर देता है। तीनों लैटिट्यूड्स के क्रॉस करने के अलावा अफ्रीका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफ्रीका में हमारे अर्थ का जो सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, सहारा के नाम से इसको जाना जाता है, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में आता है। सहारा डेजर्ट के अलावा इस कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर नाइल भी फ्लो करती है, जिसे हम हिंदी में नील नदी भी कहते हैं। लेट्स डिस्कस अवर फोर्थ कॉन्टिनेंट, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हमारे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। नॉर्थ अमेरिका एक नैरो लैंड मास से साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है, जिसको हम इस्थमस ऑफ पनामा भी बोलते हैं। ये कॉन्टिनेंट
तीन तरफ से ओशन बॉडीज से कवर्ड है। नाउ लेट डिस्कस व्हाट इज इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस एक बहुत ही छोटा सा लैंड मास होता है जो दो बड़े लैंड मास को आपस में कनेक्ट करता है। इन दिस केस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाला जो लैंड मास है, जो इस्थमस इसको हम बोलेंगे, वो है इस्थमस ऑफ पनामा। अब इसी तरह से हमारे पास जैसे दो लैंड मास को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इस्थमस है, उसी तरह से दो ओशन बॉडीज़, दो वाटर बॉडीज़ को भी कनेक्ट किया जाता है, जिसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं मैप में, बे ऑफ बंगाल और अरेबिक सी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए श्रीलंका और इंडिया के बीच में से एक पतला सा एक बहुत ही नैरो जोन में से वाटर बॉडीज एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, इसी को हमने स्ट्रेट बोला। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में अरेबिक ओशन और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करने वाले स्टेट का नाम आप लोग कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। लेट्स डिस्कस आवर फिफ्थ कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और ये दो साइड से ओशन बॉडीज से कवर्ड है, ईस्ट और वेस्ट के एरिया में। दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज एंडीज माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका में ही है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी नदी द अमेजोन भी यहीं पर है। इससे पहले हमने बात करी थी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज़ नाइल, दैट इज सिचुएटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, बट द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर दैट इज अमेजोन एंड दैट इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका। लेट्स डिस्कस अबाउट आवर सिक्स कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ये पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है और ये चारों तरफ से ओशन बॉडीज़ और सीज से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। लेट्स डिस्कस अबाउट आवर लास्ट कॉन्टिनेंट दैट इज़ एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। जो हमारा साउथ पोल है वो इसके बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है। पोलर रीजन होने की वजह से ये परमानेंटली जो है साल के 12 महीने बर्फ़ से कवर रहता है। यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। कई कंट्रीज़ ने, बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पे अपने रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश किए हुए हैं, जिसमें हमारा इंडिया भी है। इंडिया के दो रिसर्च स्टेशन मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री अभी एंटार्क्टिका में रन हो रहे हैं। दैट इज़ आवर कॉन्टिनेंट्स। लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ द एलिवेशन ऑफ द लैंड। लैंड का मेजरमेंट कैसे होता है, लैंड की हाइट का मेजरमेंट कैसे होता है, किस तरह से हम कौन सी पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट बताते हैं, उसका बेस क्या है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। एलिवेशन ऑफ द लैंड मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ सी लेवल से इसको मेज़र किया जाता है। सी लेवल पे लैंड का एलिवेशन हमने 0 मान लिया है। सी लेवल से ही हम हाइट को मेज़र करते हैं। जैसे कि अर्थ पे अभी सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट हम सी लेवल से ही मेज़र करते हैं। इसकी हाइट है 8,848 अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक। NCERT में इसको 8,848 मीटर्स की हाइट दिखाई गई है, लेकिन अभी रिसेंट रिसर्च में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि इसकी हाइट थोड़ी बढ़ सकती है। ये 8,848 की जगह अब 8,850 मीटर्स भी हो सकती है। एंड दैट इज़ वी हैव कवर्ड अवर लिथोस्फीयर पार्ट। लिथोस्फीयर पार्ट में हमने पूरा कवर कर लिया है। लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोस्फीयर। जैसे लिथोस्फीयर में हमने आपको बताया था कि डोमेन ऑफ लैंड लिथोस्फीयर होता है, उसी तरह से डोमेन ऑफ वाटर या वाटर का जो भी एरिया होता है, जितने भी एरिया में वाटर है, वो सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। जैसे कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, जो आइस के फॉर्म में जो वाटर स्टोर है अर्थ के अंदर, रिवर्स का वाटर है या फिर ओशन का वाटर है या फिर वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होती है, वो सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। अब हाइड्रोस्फीयर का जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो हमारा ओशन बॉडीज़ में लाया करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर ओशंस। तो हम ओशन को यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। देयर आर 5 मेजर ओशन इन द वर्ल्ड: पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ये सभी ओशन आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। फर्स्ट डिस्कस अबाउट आवर लार्जेस्ट ओशन, द पैसिफिक ओशन। सबसे पहले पैसिफिक ओशन की बात कर लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। ये अर्थ के 1/3 पार्ट में फैला हुआ है। जैसे हमने बताया था कि हमारे सरफेस का 1/3 पार्ट कवर्ड है एशिया से, इसलिए वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसी तरह से जो पैसिफिक ओशन है, ये सबसे बड़ा ओशन है क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड का 1/3 पार्ट कवर करता है। एशिया केवल लिथोस्फीयर के जो सरफेस एरिया का हमारा बात कर रहे हैं, तो उसमें 1/3 पार्ट कवर करता है, लेकिन पैसिफिक ओशन का जो वाटर है वो पूरी वर्ल्ड के 1/3 पार्ट को कवर करता है। पैसिफिक ओशन में ही हमारे अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट, जिसको हम मारियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, वो भी है। पैसिफिक एशिया का जो शेप है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है और ये पैसिफिक ओशन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका से सराउंडेड है, मतलब उनके बीच में पड़ता है। लेट्स डिस्कस
about our next ocean, that is the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओशन है। इसका अगर हम शेप की बात करें तो एस शेप में होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं अटलांटिक ओशन लिखा हुआ है, ये थोड़ा बहुत एस शेप में होता है। अटलांटिक के वेस्ट में आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दिख जाएंगे और ईस्टर्न पार्ट में यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है बहुत ज़्यादा इंटेंडेड है और इरेगुलर है, जिसकी वजह से एक आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करता है फॉर द नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। अब कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है वर्ल्ड का, क्योंकि ये कवर करता है, क्योंकि इसको 4 कॉन्टिनेंट्स कवर कर रहे हैं। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। ये सारी कंट्रीज़ का आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग होता है। उसके अलावा एक कॉन्टिनेंट का एक पार्ट का दूसरे कॉन्टिनेंट के किसी और पार्ट से भी ट्रेडिंग होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं और इसीलिए इसको बिजिएस्ट ओशन का नाम भी दिया गया। लेट्स डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट ओशन, दैट इज़ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन दुनिया का ऐसा इकलौता ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, जो कि हमारी इंडिया है। इंडियन ओशन का शेप लगभग ट्रायंगुलर है। इंडियन ओशन के नॉर्थ में एशिया है, इसके वेस्ट में अफ्रीका है और इसके ईस्टर्न पार्ट में ऑस्ट्रेलिया है, जो इसको ट्रायंगुलर शेप देते हैं। कम टू द नेक्स्ट ओशन, द सदर्न ओशन। सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extend northward to 60 degrees south latitude. Let's continue with our last ocean, that is Arctic Ocean. Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and it surrounds the North Pole also. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait, as you all can see in this diagram also. इट इज़ बाउंड बाय नदर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये अमेरिका के नदर्न कोस्ट और यूरेशिया के पार्ट से कवर्ड है, बाउंड है। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर पार्ट। लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड आवर अर्थ। जैसा कि आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारी अर्थ को चारों तरफ से एयर के एक थिन ब्लैंकेट ने कवर किया हुआ है। इसी ब्लैंकेट को हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। There are 5 different layers of atmosphere, that are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस कितनी मात्रा में हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर की जो 2 मेजर गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो मिलकर के टोटल गैसेस का 99% है। नाइट्रोजन यहाँ पे 78% है, ऑक्सीजन 21% है। अदर गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, etc. ये सब 1% तक ही हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की क्या इंपॉर्टेंस है। नाइट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सभी लिविंग बींग्स की, पेड़ पौधों की, इंसानों की, जानवरों की, सबकी लंबाई के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो हाइट बढ़ने में इफेक्ट पड़ जाएगा। लेट्स डिस्कस विद द ऑक्सीजन। अब इसी तरह से ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। बिना ऑक्सीजन के कोई जीवन संभव नहीं है। अदर गैसेज, नाउ व्हाई अदर गैसेज आर इंपॉर्टेंट। गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब द हीट एंड कीप आवर प्लैनेट वार्म इनफ टू सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे जीवन के लिए ज़रूरी है कि अर्थ गर्म रहे। अगर अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज नहीं होंगी जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं, तो अर्थ में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, कोई लाइफ वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एंड एट लास्ट, दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर that we know as atmosphere protects us from the harmful rays of the sun. आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरह से हार्मफुल रेज से हमें एटमॉस्फेयर बचाता है। लेट्स डिस्कस अबाउट एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, एयर का अर्थ के सरफेस पे लगने वाला प्रेशर ही एयर प्रेशर होता है। अर्थ में जितनी भी गैसेज होती हैं वो सब कुछ ना कुछ प्रेशर हमारे ऊपर और अर्थ के ऊपर लगाती है, इसको एयर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। एयर प्रेशर डिफरेंट एरिया में डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर हमको फील होता है सी लेवल पे। अब उसके बाद जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर को जाते रहेंगे एयर प्रेशर कम होता जाएगा। इसके पीछे का रीज़न है कि जो डेंसिटी है एयर की वो लगातार ऊपर को जाते समय कम होते जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स, वो जैसे जैसे माउंटेन में हाइट पे चढ़ते जाते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होने लग जाती है। इसी वजह से उनको अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले जाना पड़ता है, जिससे उन्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एयर के मूवमेंट को, एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं विंड। और विंड, एयर कहाँ से कहाँ को मूव करती है। एयर मूव करती है हाई प्रेशर एयर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा
वहाँ से एयर मूव करेगी जहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, जैसे कि सी लेवल से माउंटेन्स के रीजन की तरफ एयर प्रेशर मूव करेगा, एयर मूव करेगी विंड के रूप में। लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर को डोमेन ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? बिकॉज बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर ऑल द थ्री डोमेन्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड सपोर्ट लाइफ दैट इज यूनिक इन आवर सोलर सिस्टम। अर्थ में बायोस्फीयर एक बहुत ही नैरो जोन है, बहुत ही छोटा जोन है, जहाँ पे हमारा लैंड का एरिया, एयर का एरिया और वाटर का एरिया एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को फॉर्म करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लाइफ हमारे सोलर सिस्टम में यूनिक है। द ऑर्गेनिज्म इन बायोस्फीयर मे ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। दो कैटेगरी में हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में सारे पेड़ पौधे, ट्रीज वगैरह सब आ जाते हैं, और एनिमल किंगडम में सारे जो भी एनिमल्स वगैरह, एनिमल्स हैं और जो इंसेक्ट वगैरह, वो सबको हम ले लेते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर देयर सर्वाइवल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। उसके अलावा वो बायोस्फीयर पे भी, ये हम तीनों ही बायोस्फीयर पे भी डिपेंड करते हैं, जहाँ तीनों डोमेन आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अपने सर्वाइवल के लिए हम लोग आपस में डिपेंड करते हैं। अब हम कैसे डिपेंड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन ब्रीथ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन। तो प्लांट्स और ह्यूमन एक दूसरे पे डिपेंड है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए। उसी तरह से जो एनिमल्स हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और प्लांट्स उनको इनहेल करते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और एनिमल्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अब प्लांट से हमें फूड भी मिलता है, वुड भी मिलता है। उसी तरह से ह्यूमन से हमको फूड और वुड दोनों मिलता है, और सेम प्रोसेस एनिमल्स को एनिमल्स के साथ भी है। एनिमल्स को जो है फूड प्लांट से मिलता है, और कभी कभी ह्यूमंस भी एनिमल्स के फूड के रूप में ही काम आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए हमको नेचर के बैलेंस को बनाए रखना है। लेकिन हमें नेचर के बैलेंस को क्यों बनाए रखना है? बिकॉज इफ़ वी इफेक्ट वन डोमेन ऑफ द अर्थ, इट विल इफेक्ट द बायोस्फीयर ऑल्सो इन विच वी आर लिविंग इन प्रेजेंट टाइम। बायोस्फीयर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग लाइफ को सपोर्ट किया जाता है, उस पूरे डोमेन को ही हम ख़राब कर देंगे अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर डोमेन को ख़राब कर दिया। फॉर एग्जांपल, हम लोग फैक्ट्रीज से और कचरा जो है सब पानी में डालते हैं, रिवर्स में डालते हैं, रिवर्स से वो ओशन में जाता है, जिसकी वजह से ओशन की लाइफ तो इफेक्ट होती ही है। उससे जो है जो सॉइल में हमारे न्यूट्रिशन जाते हैं वो भी कम हो जाते हैं, हमारी ज़मीन भी जहरीली हो जाती है। अगर फैक्ट्रीज़ का जहरीला पानी रिवर्स में जाएगा तो वही रिवर्स का वाटर फिर बाद में खेतों में जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हार्मफुल केमिकल्स रिलीज हो सकते हैं, और उन्हीं खेतों में फिर ग्रो होती है क्रॉप्स, और क्रॉप्स में वही हार्मफुल केमिकल्स या तो आ जाएंगे या फिर क्रॉप ग्रो ही नहीं होगी, जिससे हमारा जो फूड है वो पॉल्यूट हो जाएगा। हम आजकल जो भी हमारे आसपास जो भी छोटी मोटी बातों में हम बीमार पड़ जाते हैं, वो इसी का रीज़न है कि हमने अर्थ के जो डिफरेंट डोमेन्स हैं उनको पॉल्यूट कर दिया है बहुत ज़्यादा। हमने रिवर्स को पॉल्यूट कर दिया, हमने एयर को पॉल्यूट कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा लिथोस्फीयर का पार्ट भी ऑटोमेटिकली पॉल्यूट हो गया है। तो हमें इन तीनों डोमेन्स के बीच में नेचुरल बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।